प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लू संबंधी स्थिति से निपटने की तैयारियों के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। प्रधानमंत्री ने अस्पतालों में तैयारियों के साथ साथ जागरूकता अभियान पर भी दिया जोर। महेंद्रगढ़ के कनीना में हुए स्कूल बस हादसे की जांच के लिए कमेटी गठित। घटना के तीनों आरोपियों को न्यायालय में किया गया पेश। 5 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया। सिरसा लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर अशोक तंवर के समर्थन में फतेहाबाद व हिसार में जनसभा का आयोजन। सभा में शामिल पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विपक्ष पर साधा निशाना। और भूजल सुधार की दिशा में हरियाणा कर रहा है बेहतर कार्य। देश भर में प्रदेश के 2 जिले टॉप 5 में, चरखी दादरी दूसरे व भिवानी जिला 5वें स्थान पर काबिज। नमस्कार, मैं भानुप्रिया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल लू संबंधी स्थिति से निपटने के लिए लू यानी हीट वेव की तैयारियों के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में प्रधानमंत्री ने अस्पतालों में पर्याप्त तैयारी के साथ साथ जागरूकता अभियान के महत्व पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने आगामी हीट वेव के पूर्व अनुमान और सामान्य से अधिक तापमान की स्थिति के बारे में जानकारी मांगी। उन्होंने स्वास्थ्य क्षेत्र की तैयारियों की समीक्षा की। सभी प्लेटफॉर्म के माध्यम से क्षेत्रीय भाषाओं में हीट वेव से जुड़ी आवश्यक जागरूकता संबंधी जानकारी, खासकर समय समय पर इसके प्रचार और प्रसार पर जोर दिया गया। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी की गई सलाह का क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद किया जाएगा और इसे व्यापक रूप से प्रसारित किया जाएगा। कनीना में एक निजी स्कूल बस के एक्सीडेंट के दौरान हुए बड़े हादसे पर अब सरकार और जिला प्रशासन कार्यवाही में जुटे हुए हैं। कल हुए हादसे में 6 बच्चों ने अपनी जान गंवाई थी और 21 बच्चे इस घटना में घायल हुए थे, जिनका विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। 4 बच्चों को छुट्टी दिए जाने का समाचार है, जबकि 8 बच्चों की अभी भी हालत काफी गंभीर है। उपायुक्त मोनिका गुप्ता ने कहा है कि सभी एसडीएम, आरटीए विभाग व अन्य अधिकारियों को जिले के प्राइवेट स्कूलों में सभी बसों की चेकिंग के निर्देश दिए हैं। इस हादसे की जांच के लिए एडीसी की निगरानी में एक कमेटी गठित की गई है। कमेटी में कनीना के डीएसपी, एसडीएम और जिला शिक्षा अधिकारी शामिल हैं। जो बस एक्सीडेंट हुआ है स्कूल बस का, काफ़ी दुखद घटना हमारे ज़िले में कल हुई है। इस पर काफ़ी सख्ताई से कार्यवाही भी की जा रही है, क्योंकि जो भी दोषीगण हैं उनके विरुद्ध कार्यवाही हो रही है और भविष्य में ऐसे हादसा कभी दोबारा रिपीट ना हो, ये भी इंश्योर किया जा रहा है। बाकी इसके कॉजेज़ को एस्टैब्लिश करने के लिए एक जिला स्तरीय कमेटी जो अतिरिक्त उपायुक्त हैं हमारे एडीसी, उसकी अध्यक्षता में और एसडीएम, डीएसपी और डीओ की सदस्यता में मैंने गठित की है, जो मुझे रिपोर्ट देगी कि इसमें क्या कॉजेज़ रहे एक्सीडेंट के पीछे। वो भी कमेटी हमने गठित की है। कनीना घटना के जिम्मेदार बस चालक, प्रिंसिपल और स्कूल संचालक को आज कनीना कोर्ट में पेश किया गया। कनीना के डीएसपी महेंद्र सिंह ने बताया कि तीनों आरोपियों को 5 दिन का पुलिस रिमांड मिला है। अब पुलिस आरोपियों से इस मामले में गहन पूछताछ करेगी और ड्राइवर के कागजों की भी जांच की जाएगी। आरोपी हमने कल गिरफ्तार किए थे, उनको एसएचओ साहब द्वारा पेश किया गया है। 5 दिन का पुलिस रिमांड हमने रिकॉर्ड वगैरह और अन्य पूछताछ करने के लिए लिया गया था, तो हमारे को 5 दिन का पुलिस रिमांड कोर्ट ने मंजूर करके दिया है। तो इसमें एसएचओ द्वारा इसकी मेरी देखरेख में तफ्तीश इसमें अमल में लाई जा रही है और सीनियर अधिकारी जो हमारे हैं वो उसको प्रॉपर मॉनिटर कर रहे हैं। एसपी साहब के जो दिशा निर्देश है उसी के अनुसार इसमें तफ्तीश। अन्य जो मुलजिम है उनकी भी हमें तलाश की जानी है और जो धर्मेंद्र ड्राइवर है उससे और ज़्यादा पूछताछ करेंगे। इससे शराब जो हुई थी। महेंद्रगढ़ के कनीना खंड के गांव उन्हाना में हुए स्कूल बस हादसे में 6 बच्चों की मौत के बाद शिक्षा और आरटीओ विभाग कुछ सचेत दिखाई देने लगे हैं, लेकिन अब भी कई निजी स्कूल संचालक अपनी मनमानी करते हुए प्राइवेट वाहनों में बच्चों को ला रहे हैं। जींद के नरवाना में छोटे छोटे बच्चों को इन गाड़ियों में ठूंस ठूंस कर बैठाया जा रहा है। प्रदेश में न जाने कितने ही ऐसे स्कूल हैं जो जरा से मुनाफे के चक्कर में बच्चों की जान जोखिम में डाल रहे हैं। जब भी अधिकारियों से इस बारे में पूछा जाता है तो उनका एक ही जवाब मिलता है कि मामला संज्ञान में आने पर कार्रवाई करेंगे। वहीं जींद के नरवाना के खंड शिक्षा अधिकारी सुरेश नैन ने कहा कि हमने आज सुबह ही सभी स्कूलों को पत्र जारी कर दिए हैं। वाहनों की नियमित जांच की जाएगी। जिस भी स्कूल में खामी मिलेगी उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो भी स्कूल इस तरह की लापरवाही करता पाया गया, जांच समय समय पर करते रहते हैं, उसके खिलाफ विभागीय और ट्रांसपोर्ट नियमों के अनुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और उच्च अधिकारियों को ये मामला संज्ञान में लाया जाएगा। अब स्कूलों से आज स्पष्टीकरण मांगा है
कई स्कूल हैं जो सरकारी छुट्टी होते हुए भी स्कूल लगाए हुए मिले हैं, या पेरेंट्स से शिकायत आती है, रिपोर्टर भी उसकी शिकायत करते हैं। तो उसमें स्पष्टीकरण मांगा है और जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी बनेगी वो की जाएगी और उच्च अधिकारियों को इस बारे में सूचित कर दिया जाएगा। वहीं इस मामले में नरवाना के अभिभावकों का कहना है कि हमें अपने बच्चों के प्रति सचेत रहना चाहिए और समय समय पर स्कूल में जांच करनी चाहिए कि उनके अध्यापक कैसे हैं, सीसीटीवी कैमरे चल रहे हैं या नहीं, बच्चों को घर से स्कूल तक ले जाने वाले वाहन दुरुस्त हैं या नहीं। उनसे भी अनुरोध करता हूँ, मैं खुद भी, मेरे जो बच्चे जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं, कल मैं उसमें जाके चेक करके आऊँगा और सभी बच्चों के परिजनों ने जाके चेक करने चाहिए कि जो बच्चे जिस स्कूल में जा रहे हैं उसकी बस की कंडीशन कैसी है, सुरक्षा कैसी है, सीसीटीवी लगे हुए हैं या नहीं लगे हुए, क्योंकि हमें अपने बच्चों के शिक्षा तो ज़रूरी है ही, लेकिन उससे पहले उनका जीवन जरूरी है। उसके माता पिता को अपने बच्चों के प्रति ध्यान देना चाहिए और स्कूल के में जाके वो देखना चाहिए कि सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं बसों में, या जो भी उनकी सुरक्षा के लिए क्या क्या पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं स्कूल में। अभिभावकों से अपील है कि समय समय पर प्राचार्य से, संस्थापक सदस्यों से मिलते रहें और इस बात को सुनिश्चित करें कि क्या उनके बच्चों की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। लोकसभा चुनाव के लिए तीसरे चरण में 94 सीटों पर चुनाव प्रक्रिया की अधिसूचना जारी हो गई है। इसमें बैतूल संसदीय चुनावी क्षेत्र भी शामिल है। तीसरे चरण में मतदान 7 मई को करवाया जाएगा। उस दिन 12 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में 94 संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतदान होगा। तीसरे चरण के चुनाव के लिए सभी सीटों पर नामांकन प्रक्रिया आज से शुरू हो जाएगी और 19 अप्रैल तक नामांकन दाखिल किए जा सकते हैं। नामांकन पत्रों की पड़ताल 20 अप्रैल को होगी, जबकि उम्मीदवार 22 अप्रैल तक नामांकन पत्र वापस ले सकेंगे। इस चरण के वोटों की गिनती भी 4 जून को होगी। तीसरे चरण के लिए जिन सीटों पर मतदान करवाया जाना है उनमें असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दादरा और नगर हवेली, दमन और द्वीप, गोवा, गुजरात, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल शामिल हैं। वहीं लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। 19 अप्रैल को पहले चरण में 102 लोकसभा सीटों के लिए मतदान करवाया जाएगा। इस चरण में 1625 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। फतेहाबाद की अनाज मंडी में आज सिरसा लोकसभा से बीजेपी के उम्मीदवार डॉक्टर अशोक तंवर के पक्ष में बीजेपी द्वारा जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री व करनाल लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी मनोहर लाल ने शिरकत की। इस अवसर पर राज्यसभा सदस्य सुभाष बराला भी मौजूद रहे। लोगों को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि विपक्ष अपने उम्मीदवार घोषित नहीं कर पा रहा है, जबकि भाजपा के उम्मीदवार लगातार प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष के साथ भंडारे वाली कहावत सिद्ध होगी, जिसमें कई बार भंडारे में जाने पर पूरी खत्म हो जाती है और वापस आने पर चप्पल चोरी हो जाती है। उन्होंने लोगों से डॉक्टर अशोक तंवर को भारी मतों से विजयी बनाने की अपील की। मुकाबले सामने कांग्रेस खड़ी है। कांग्रेस अकेले तो कुछ दम है नहीं, कुछ कर नहीं सकते। इतने महीने हो गए हैं, हमने तो समय से पहले टिकटें अपनी घोषित कर दी और हमारा प्रचार पूरा चल रहा है। आज लगभग 25 विधानसभाओं में हमारी रैलियां हो चुकी हैं, 90 हैं। आने वाले दिनों में हम सारी जल्दी कर देंगे। कार्यकर्ताओं की बैठकें हो गई हैं, जनता तक पहुंचना शुरू कर दिया है। जब तक वो मैदान में उतरेंगे उस समय तक जनता अपना मन बना चुकी होगी। कि जैसे भंडारा होता है ना, भंडारे में कोई आदमी थोड़ा सा लेट पहुंचे तो कहते हैं भंडारे में पहुंचे, लेट पहुंचे तो पूरी खत्म हो गई। भंडारे में लेट पहुंचे, पूरी खत्म हो गई, और हाथ मलते हुए बाहर आए तो चप्पल गायब हो गई। भाजपा नेता डॉक्टर अशोक तंवर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुझे आपके बीच टिकट देकर भेजा है, ये आप लोगों की टिकट है। उन्होंने कहा कि भाजपा प्रदेश की सभी लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करेगी। विपक्ष द्वारा उन्हें बदनाम करने की साजिश रची जा रही है ताकि लोगों में भ्रम पैदा किया जा सके। नरेंद्र मोदी जी ने, शीर्ष नेतृत्व ने जो टिकट देकर के आपके बीच में भेजा है, ये आपकी टिकट है, ये अशोक तंवर की टिकट नहीं है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में किसी एक के कहने से टिकट नहीं मिलती। या तो जो जनता चाहती है उसके ऊपर नेतृत्व मोहर लगाता है। आज नेतृत्व ने मोहर लगा करके ये जो कमल का निशान दिया है, इस कमल के निशान को
इस कमल को इतना बढ़िया से खिलाइए कि पूरे देश के अंदर चर्चा हो। 6 अक्टूबर 2016 को अंतिम अटैक मेरे ऊपर हुआ था और उसके बाद मैं समझता हूं कि अब मैं भी सतर्क हूं। जिसने करवाया था सर वो आप सब जानते हो। अब जो है उनका इलाज जनता करेगी, मैं नहीं करूंगा, ऊपर वाला करेगा। उनका इलाज तो कर दिया, 10 की 10 पिछली बार उन्होंने उनकी खा गए थे और इस बार भी ना तो अभी खाते खुलेंगे और ना आगे खुलेंगे साथियों। हिसार के बरवाला में आज भाजपा की विजय संकल्प रैली का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा नेता मनोहर लाल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान राज्यसभा सदस्य सुभाष बराला व हिसार लोकसभा से पार्टी के प्रत्याशी रणजीत सिंह भी मौजूद रहे। लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में जनता ने भ्रष्टाचार का दंश व मूलभूत सुविधाओं का अभाव झेला है। केंद्र व प्रदेश में सत्ता संभालने के बाद भाजपा ने जहां भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई, वहीं जनता को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने पर जोर दिया। पिछले करीब 9.5 वर्ष के दौरान प्रदेश में व्यवस्था परिवर्तन करके जनता को साफ व स्वच्छ प्रशासन दिया है। बताऊंगा, हमने आने के बाद करप्शन के ऊपर और प्रहार किया, भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए सिस्टम खड़े किए और लोगों को कहा अब किसी को पैसा देने की जरूरत नहीं है। आज भी भय लगता लोगों को, कहीं ऐसा ना हो कि पैसा अगर नहीं दूं तो मेरा शायद काम ही ना हो। अब लोगों को भरोसा हो गया है कि पैसा देने की जरूरत नहीं है, काम होगा तो अपने आप होगा, घर बैठे होगा। इस अवसर पर राज्यसभा सदस्य सुभाष बराला व सिरसा से लोकसभा उम्मीदवार रणजीत सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता केवल भारत में ही नहीं बल्कि विश्व के हर देश में है। उनके नेतृत्व में केंद्र सरकार ने 10 वर्षों में अनेक ऐतिहासिक कार्य किए हैं, जिनकी बदौलत भाजपा तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। कांग्रेस ने देश से गरीबी मिटाने की बात की, लेकिन ऐसा नहीं कर पाई। ने कहा था कि देश के किसान को मजबूत करेंगे, उसकी आमदनी बढ़ाने का काम करेंगे। किसान की अगर फसल खराब हो जाती है तो उसको उचित मुआवजा देने का काम करेंगे और देश की सीमाओं पर मजबूती के साथ हमारे सैनिक देश की रक्षा करें। इसके लिए देश का जो साजो सामान है सैनिकों का, उसका आधुनिकीकरण किया जाएगा। मैं बात दावे के साथ कह सकता हूं कि देश को मजबूत बनाने का जो बीड़ा उस समय के नेता नरेंद्र मोदी जी ने उठाया था, 10 साल आपने उनका राज देख लिया। आज 10 साल के अंदर भारत की तूती पूरी दुनिया के अंदर बोलती है। भिवानी पहुंचे वित्त मंत्री जेपी दलाल ने विपक्ष के लगाए गए आरोप का जवाब देते हुए कहा कि हरियाणा में भाजपा ने सोच समझकर अपने प्रत्याशियों का चयन किया है। भाजपा गरीब लोगों के लिए नीतियां बनाकर काम करती है, जिससे लोग भाजपा सरकार को अपनी सरकार समझते हैं। उन्होंने गठबंधन टूटने के बाद जजपा द्वारा भाजपा पर लगाए जा रहे आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा का कहीं कोई विरोध नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए त्याग के बयान पर उन्होंने कहा कि मनोहर लाल ने त्याग करके दिखाया है। भाजपा में कभी भी किसी का पद या दायित्व बदल सकता है, पर दूसरी पार्टियों में ऐसा नहीं होता। जजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय चौटाला के आरोपों पर उन्होंने कहा कि दूसरे पर आरोप लगाने से पहले खुद में झांके और आकलन करें। मैं समझता हूं कि बीजेपी का ना कोई विरोध था ना आज है। बीजेपी ने गरीब कल्याण के लिए जो काम किया है, नौकरियां दी मेरिट पर, नीतियां बना करके काम किया और उससे जो है आम जन ये समझता है कि ये सरकार हमारी सरकार है। उसमें मुझे नहीं जानकारी कि वो किस तरह से कह रहे हैं कि बीजेपी का विरोध है। किसी भी पार्टी को दूसरे पर आरोप लगाने से पहले स्वयं का आकलन करना चाहिए, अपने अंदर झांक के देखना चाहिए और जनता से पूछना चाहिए कि जनता की नज़रों में वो कहाँ खड़े हैं। नहीं, मनोहर लाल जी ने त्याग किया है और ये दिखाया है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चाहे वो किसी भी पद पर हो, उनका दायित्व बदलता रहता है और वो खुशी खुशी एक दायित्व से दूसरे दायित्व पर चले जाते हैं और दूसरी पार्टियों में ऐसा नहीं होता। इससे पहले वित्त मंत्री ने महेंद्रगढ़ में हुए स्कूल बस हादसे पर शोक प्रकट कर इसे दुखद घटना बताया। उन्होंने कहा कि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो, इसको लेकर सख्त कार्रवाई की जा रही है। हृदय विदारक है और मैं जो पीड़ित परिवार हैं उनके प्रति संवेदना प्रकट करता हूं
और इस तरह की घटना से सभी को शिक्षा लेनी चाहिए और ऐसे प्रबंध करने चाहिए कि ये घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। सरकार ने तुरंत कार्रवाई की है स्कूल प्रबंधन के खिलाफ, प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ, और जो कानून सम्मत मदद हो सकती है पीड़ित परिवारों की वो करने का ऐलान भी किया है। सर्वहित पार्टी ने इनेलो का लोकसभा चुनाव में समर्थन करने का ऐलान किया। कैथल में कल प्रेस वार्ता के दौरान सर्वहित पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जसवीर तंवर ने यह ऐलान किया। इनेलो के प्रधान महासचिव अभय चौटाला ने जसवीर तंवर व उनकी टीम का स्वागत करते हुए कहा कि सर्वहित पार्टी के नेताओं का स्वागत है और कहा कि कमेरे वर्ग की लड़ाई के लिए वे लगातार संघर्षरत रहेंगे। सर्वहित पार्टी ने नशे के खिलाफ जो मुहिम चलाई है वह सराहनीय है। उनके समर्थन के लिए वे आभारी हैं और संकल्प लेते हैं कि भाजपा को हराकर कमेरे वर्ग की आवाज को लोकसभा में बुलंद किया जाएगा। अभय चौटाला ने कहा कि हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 है। इस कारण हरियाणा का युवा अपनी जमीन बेचकर विदेश जा रहा है। युवा और किसान भी इस सरकार से दुखी हैं। भाजपा का किसान विरोधी चेहरा बेनकाब हो गया है। हमारे प्रदेश का विशेष रूप है, सबसे ज्यादा पलायन युवाओं का अगर किसी प्रदेश के देश में हुआ है तो वो हरियाणा प्रदेश है। और हरियाणा के अंदर भी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट्स है। आपका कैथल है, कुरुक्षेत्र है, करनाल है, यमुनानगर है। अब तो जिनके इलाके के बच्चे भी बाहर जा रहे हैं, अपनी जमीनें बेचते हैं, घर वालों को जमीन बेचने पर मजबूर करते हैं, विदेश जाते हैं, डोंकी के थ्रू जाते हैं, वहां काम नहीं मिलता, पकड़े जाते हैं, परेशान होते हैं। घर में अगर किसी बुजुर्ग की अचानक परमात्मा ना करे किसी की डेथ हो जाए, वो बच्चे 10 सरकार में शामिल नहीं हो सकते। इस तरह के हालात पहले दफा प्रदेश के देखने को मिले। समर्थन देते हुए सर्वहित पार्टी के नेता जसवीर तंवर ने कहा कि विपक्ष में केवल अभय चौटाला ही जनता की आवाज उठाते दिखाई दिए। उनकी इसी सत्यनिष्ठा को देखते हुए सर्वहित पार्टी ने लोकसभा चुनाव में इनेलो का समर्थन देने का फैसला लिया है। इनेलो के प्रदेशाध्यक्ष रामपाल माजरा ने सर्वहित पार्टी नेताओं व कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करते हुए कहा कि जो दमनकारी नीतियां सरकार द्वारा अपनाई जा रही हैं उनसे मुकाबले के लिए जमीनी स्तर पर एकजुट होना होगा। इस लड़ाई में सर्वहित पार्टी साथ देने आई है तो उनका स्वागत है। श्रीमान रामवीर शिकारा जी और सबकी उपस्थिति में निर्णय लिया गया। वहां पर सारी मंत्रणा के बाद के किसके साथ हम जाएं, कुछ इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यकर्ताओं का भी हमारे साथियों से आग्रह आ रहा था, तो हमने निर्णय लिया कि हम इंडियन नेशनल लोकदल के साथ ही लोकसभा चुनाव में जाएंगे। क्यों? क्योंकि पिछले 5 साल से हम देख रहे हैं विधानसभा में विपक्ष नाम पर कोई अगर चीज हम देख सकते थे तो वो श्रीमान अभय चौटाला जी थे, जो लगता था हर विधानसभा सेशन में हरियाणा की जनता की आवाज बने हुए हैं। आज के जो इस चुनावी दंगल में जिस प्रकार के हालात हैं, जिस प्रकार के उम्मीदवार आए हैं, प्रदेश और देश के जो हालात हैं, इन हालातों में जो चुनाव हो रहा है, इस राजनीतिक दंगल में हमारी पार्टी के प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला मैदान में हैं। भूजल सुधार की दिशा में कार्य करते हुए हरियाणा ने कई बड़े राज्यों को पीछे छोड़ते हुए देश भर में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। वहीं भूजल सुधार की दिशा में कार्य करने पर देश में चरखी दादरी को दूसरा और भिवानी जिले को 5वां स्थान मिला है। खंडवार रैंकिंग में भिवानी के बहल ब्लॉक को देश भर में 4थी रैंक मिली है। जन स्वास्थ्य विभाग के जल यूनिट के जिला समन्वयक अशोक भाटी ने बताया कि अटल भूजल योजना के तहत हरियाणा जल बचाने की दिशा में बेहतरीन काम कर रहा है। केंद्रीय जल मंत्रालय की नेशनल प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट द्वारा जारी जिलावार रैंकिंग में हरियाणा के 2 जिलों ने टॉप 5 में जगह बनाई है। उन्होंने बताया कि भूजल सुधार के लिए गांवों के तालाब नियमित रूप से भरे जा रहे हैं। जल प्रबंधन को लेकर बेहतरीन कार्य करने वाले खंडों में भी हरियाणा के विभिन्न खंडों ने जगह बनाई है। इनमें भिवानी का बहल खंड देश भर में 4थे और चरखी दादरी का बाढ़ड़ा ब्लॉक 8वें स्थान पर रहा। उन्होंने बताया कि अटल भूजल योजना का उद्देश्य सामुदायिक भागीदारी के साथ भूजल का स्थायी प्रबंधन करना है। करते हुए हमारी टीम, जो हमारे कर्मचारी हैं, जो हमारी पूरी टीम है, जल जीवन मिशन की टीम हो, चल भूजल योजना की टीम हो,
सभी ने मिलकर प्रयास किया और उसका ही आज हम देखने को मिल रहा है कि हमें जैसे बहल को पूरे देश में चौथा स्थान मिला है और बालडा को 8वां स्थान मिला है। ये संभव हो पाया लोगों की जागरूकता बढ़ी है उसके कारण। कई गांव में तो कई क्षेत्र में तो वो पानी का जो लेवल है वो ऊपर भी आया है। जब भी हम लोग आंकड़ों में जैसे हम बहल की बात करते हैं चौथे स्थान पे, अब वहाँ पे ऐसी स्थिति नहीं है। और आप किसी भी गांव में उठा के देख लीजिएगा जो हमने प्रयास करे हैं 3-4 साल के अंदर, उन प्रयासों का नतीजा है कि आप 500-600 पे हम लोग रुक गए। अंबाला जिले के गांव गोली में एक किसान संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें किसानों को सीधी बिजाई के साथ साथ कृषि से संबंधित आधुनिक तकनीकों की जानकारी दी गई। इस संगोष्ठी में करीब 200 किसानों ने भाग लिया। कृषि विज्ञान केंद्र तेपला के कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर गुरुप्रेम ने बताया कि किसान सीधी बिजाई कर पानी की काफी बचत कर सकते हैं। इससे किसानों के समय और धन दोनों की बचत होगी और पैदावार भी अधिक होगी। संगोष्ठी में अमेरिका से आई एक बीज कंपनी की ग्लोबल कम्युनिकेशन डायरेक्टर जूली ने भी किसानों के साथ विदेशी तकनीक और खेती से जुड़ी आवश्यक जानकारी साझा की। सबसे पहले समय का चुनाव करना पड़ेगा, यानी कि मानसून से पहले जर्मिनेशन आ जाना चाहिए, यानी कि लगभग 1 जून के आसपास उन्हें इस तकनीक से बिजाई करनी चाहिए। और अगली बात है वो अपने खेतों की मिट्टी की मतलब कि जो उसकी जो अपना टाइप है, यानी कि वो हैवी सोइल है या लाइट सोइल है, उसको मद्देनज़र रखते हुए ही चाहे तो तरबत्तर या फिर ड्राई सोइंग तकनीक को अपना सकते हैं। I am here from the United States and I am so happy to be welcomed by everyone here. And we are here for the launch of Full Page in India, and it's going to be a wonderful program. It's going to really help with some of the problems that the farmers are facing, the labor, the water, and the weed control. So we're excited to launch this here, and I was so excited to be a part of this event today, where I could learn from the farmers what their problems are. इस दौरान संगोष्ठी में पहुंचे किसानों ने कहा कि उन्हें यहां पर बहुत कुछ सीखने को मिला है। अब वे आगे से धान की सीधी बिजाई कर पानी की बचत करेंगे। कृषि के लिए नई तकनीकें किसानों की आमदन बढ़ाने में काफी कारगर हैं। सीधी बिजाई का सीखा जी हमने तो यहाँ पे, और बीजेंगे भी है जी आगा 5-4 किले। बढ़िया जी, आसान आ नज़ारा आ जाएगा जी, मतलब बढ़िया निकल गई। एक तो लेबर की समस्या खत्म हो गई जी हमारी, और एक पानी भी कम लगा जी, और बढ़िया निकल गई। कम से कम भी बहुत मतलब वो करेंगे जी, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लगाएंगे, कोशिश करेंगे। हाँ जी, इसमें पानी की बचत कम है जी, पैदावार भी अच्छी है जी, ये बताया गया है जी। तो ये भी सीधी बिजाई भी करेंगे जी। और यहाँ जी प्रोग्राम बना है भी अच्छा है कि धान की प्राप्ति हो भी, पानी की खपत कम होएगी जी। लोकसभा चुनाव से पहले प्रदेश में अवैध शराब की बड़ी खेप पकड़ी गई है। सोनीपत में पुलिस ने 4 स्थानों पर 32 लाख की शराब और लाखों की नकदी बरामद की। कुख्यात शराब कारोबारी भूपेंद्र सिंह दहिया की तस्करी अवैध शराब पर पुलिस ने बड़ा शिकंजा कसा है। वो चुनाव में विभिन्न स्थानों पर ये शराब सप्लाई होनी थी। खरखौदा में लगभग 26,25,000 की शराब बरामद की गई है। गोहाना में 40 पेटी शराब और लगभग 3 लाख रुपए जब्त किए गए हैं। सोनीपत के कुंडली में भी शराब बरामद हुई है। पुलिस द्वारा विभिन्न थानों में मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है और 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है। पुलिस और एक्साइज विभाग की टीमों ने रेड कर अवैध शराब और कैश बरामद किया है। कल मतलब हमारी टीमों ने मॉर्निंग में और लेट आवर्स में काफ़ी मात्रा में शराब जो है वो अलग अलग जगह से बरामद की है, और जिसकी यदि संख्या पर जाएं तो हज़ारों पेटियों की उसमें है। 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है, पुलिस रिमांड पे लिया गया है, और बाकी की अभी तलाश है। और कुछ में हम अभी FIR दर्ज भी कर रहे हैं और छानबीन अभी जारी है आगे। और इस में एक मेन बात ये है कि एक भूपेंद्र जो है मेन शराब तस्कर जो है, काफ़ी पीछे पहले भी उसके ऊपर मुकदमे वगैरह दर्ज हैं। भूपेंद्र जो शराब तस्कर है उसका इसमें काफ़ी योगदान हाथ है, और उसके खिलाफ भी FIR दर्ज हुई है, और उसको कोशिश ये रहेगी कि जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। और इस संबंध में आरोपियों से पूछताछ की जाएगी कि उन्होंने इसको कहाँ पे लेके जाना था और किस मकसद से इसका इस्तेमाल करना।
गौरतलब है कि कुख्यात शराब कारोबारी भूपेंद्र कोरोना काल में लॉकडाउन के दौरान सोनीपत में जो शराब घोटाला सामने आया था उसमें भी शामिल था। पुलिस द्वारा सील गोदाम से लॉकडाउन के दौरान लाखों की शराब गायब हो गई थी। बाद में शराब तस्कर भूपेंद्र व अन्य पर मुकदमा दर्ज किया गया था। वह इन दिनों जमानत पर बाहर है। आज चैत्र नवरात्र का चौथा दिन है। आज के दिन मां दुर्गा के कुष्मांडा स्वरूप की आराधना की जाती है। इस पावन अवसर पर दिल्ली के झंडेवाला मंदिर, पंचकुला स्थित मां मनसा देवी मंदिर और देश भर में मां की पूजा अर्चना की गई। मंदिर में मां के दर्शन के लिए सुबह सुबह ही भक्तों की भीड़ देखने को मिली। यहां पर रोज हजारों श्रद्धालु हरियाणा सहित पंजाब, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ से माता का आशीर्वाद लेने आते हैं। यहां आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए प्रशासन की ओर से पूरी तैयारियां की गई हैं। इस मौके पर मंदिर पहुंचे श्रद्धालुओं ने कहा कि नवरात्र में माता के दर्शनों से उन्हें सुखद अनुभूति होती है और मां सभी की मनोकामना पूरी करती है। उन्होंने सभी लोगों के खुश और स्वस्थ रहने की कामना की है। यहाँ पे हमारे 3 भंडारे तो रेगुलर है, वहाँ पे व्रत का और दोनों ही प्रसाद की भोजन की व्यवस्था है। बाकी एडिशनल 9 भंडारे हैं जो बाहर से आए हैं, अस्थायी भंडारे, वो भी दिन रात चल रहे हैं, श्रद्धालुओं की सेवा दे रहे हैं। वहाँ पे पानी और सभी सुविधाएं हमें उपलब्ध कर रहे हैं। बहुत अच्छे दर्शन हुए महामाई के, बड़ा मज़ा आया। महामाई का आशीर्वाद लेके बहुत मज़ा आया। महामाई ने हमें सब कुछ दिया हुआ है, उसका आशीर्वाद मांगने आया। उसका आशीर्वाद सदैव हमारे पे बना रहे, यही महामाई से मांगते हैं। जय माता दी। अच्छा लगा, बहुत ही मन को शांति मिली, बहुत बढ़िया दर्शन हुए, बहुत ही अच्छा। माँ से मन की शांति और ऐसी शक्ति दे कि माँ की भक्ति में हम लगे रहें। माँ के दरबार में आके हर चीज़ महामाई हो जाती है। बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही बढ़िया लगता है। एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान 6.7% से बढ़ाकर 7% कर दिया है। एडीबी का कहना है कि मजबूत वृद्धि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की निवेश, मांग और उपभोक्ता मांग में क्रमिक सुधार से प्रेरित होगी। जारी एशियाई विकास आउटलुक के अप्रैल संस्करण में एडीबी ने कहा कि विनिर्माण और सेवाओं में मजबूत गति के साथ वित्त वर्ष 2023 में अर्थव्यवस्था में जोरदार वृद्धि हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गेमिंग जगत से जुड़े लोगों से बात की है, जिसमें श्रेष्ठ भारतीय गेमर ने पीएम के साथ युवाओं की आकांक्षाओं के बारे में चर्चा की। इसी के साथ पीएम ने युवाओं का हौसला बढ़ाया है और कुछ खेलों में हाथ भी आजमाया है। इस वीडियो को जो हम दिखाने वाले हैं उसे 13 अप्रैल को सुबह 9:30 पर रिलीज किया जाएगा। We are here for a big moment. But that moment जब बस वो आ रहे हैं, हार्ट बीट स्टॉप हो जाने वाला मोमेंट था वो। स्वागत है आप सबका। अच्छा, होने दीजिए। 1-on-1 जब उनसे साथ में मिले, हमें लगा ही नहीं कि हमारे एज में इतना डिफरेंस है। मैं कलर करके बाल वाइट रखता हूँ ताकि जहाँ लोगों को लगे वो मैच्योर हो। पीएम सर से बात करते हैं तो ऐसा ही लगता है कि हम हमारे एक फैमिली मेंबर से बात कर रहे हैं। 2019 में आई थिंक मैं बोलता हूँ कि गेमिंग काफ़ी स्पीड पकड़ी, रफ्तार पकड़ा। हमारी जो मिथोलॉजी है, जो उसके अराउंड काफ़ी गेम्स डेवलप हो रहे हैं अभी। गवर्नमेंट इज रिकॉग्नाइजिंग हमारी क्रिएटिविटी। सब कुछ मेरे आने के बाद क्या आपको फेस करना पड़ता है गेमिंग एंड गैम्बलिंग, इन दोनों की लड़ाई आपके सामने आती होगी, तब आप कैसे हैंडल करते हैं? सर आरएमजी और स्किल बेस्ड गेमिंग को बहुत हाई टाइम हो गया कि डिफरेंशिएट करें। और क्या लगता है लड़कियों का इसमें आना कितना संभावना बढ़ती है? जब मैंने शुरू किया था तो मेरे पास भी 100-200 ऐसे लड़कियों के मैसेज आते हैं। हमने आपको देख के स्टार्ट किया। हमारे इंडिया में भी लड़कियां टेक फील्ड में और गेमिंग फील्ड में आगे आ रही हैं। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।